अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे थे, पोल्यूटेंट्स एंड देयर इफेक्ट ऑन एनवायरनमेंट। ठीक है, पेज नंबर था हमारा, हमने लास्ट पढ़ा था डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, पेज नंबर 42। आज उसी से हमने आगे स्टार्ट करना है। डिफॉरेस्टेशन, क्या है डिफॉरेस्टेशन कि इसका मतलब होता है कि दरख्तों की जो कटाई होती है उसको हम डिफॉरेस्टेशन का नाम देते हैं। तो स्टार्ट में आपको जो पैराग्राफ है वहाँ पे उसकी जो डिफॉरेस्टेशन है इसकी रीज़न बताई है कि क्यों होती है डिफॉरेस्टेशन। तो एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन है, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड नीड ऑफ लैंड फॉर डेवलपिंग ऑफ एक्सपेंडिंग सिटीज़ के जब पॉपुलेशन आबादी के बढ़ने की वजह से या जो हम शहर बना रहे होते हैं ज़्यादातर, ठीक है, तो वहाँ पे उसकी जो बिल्डिंग वगैरह बनानी होती हैं तो उसके लिए भी ज़मीन की ज़रूरत होती है। ठीक, और उसके अलावा क्या है कि जो इंडस्ट्रीज़ बनाते हैं, फैक्ट्रियाँ जहाँ पे बनती हैं, जितना ज़्यादा एरिया चाहिए होगा तो वहाँ पे वो दरख्तों की कटाई होगी। अब आगे इसकी डेफिनेशन दी हुई है, द परमानेंट रिमूवल ऑफ ट्रीज और कटिंग इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। इसकी ये आपका ये क्वेश्चन भी है, एक्सरसाइज खोले पेज नंबर 47। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, तो इसकी जो ये डिफाइन है यहाँ से लगेगी 42 पेज नंबर पे, द परमानेंट रिमूवल ऑफ ट्रीज। द परमानेंट रिमूवल ऑफ trees is called deforestation। ठीक है कि अगर किसी इलाके से दरख्त जो है परमानेंटली हमेशा के लिए खत्म कर दिए जाए तो उसको डिफॉरेस्टेशन का नाम दिया जाए। यहाँ पे आप ये निशान भी लगा लें। उसके बाद आगे जो पैराग्राफ है वहाँ पे ये दिया गया कि जो दरख्त होते हैं न सिर्फ जानवरों के लिए बल्कि जो इंसान हैं इनके लिए भी ये जो वाटर साइकिल है उसके लिए जानवरों के लिए मस्कन के तौर पे होते हैं। मस्कन होता है जहाँ पे वो रहते हैं, ठीक है, दरख्तों में परिंदे वगैरह रहेंगे, जानवर जंगली जानवर से रहते हैं। ठीक है, और उसके अलावा ये वाटर साइकिल के लिए इम्पोर्टेंट है, मतलब कि दरख्त होंगे तो हवाएं चलेंगी तो पानी जो है बादलों की तरफ जाएगा तो वहाँ से बारिश होगी। उसके अलावा क्या काम है इनका कि जो जड़ें होती हैं दरख्तों की, जो रूट्स होती हैं प्लांट्स की, ठीक है, वो क्या करेंगी कि ज़मीन के जो पार्टिकल्स हैं इनको टाइटली होल्ड करके रखेंगे, पकड़ के रखेंगे। ठीक है, अब उसकी वजह से जो सॉइल की इरोजन है वो नहीं होगी। क्या है कि रूट्स ऑफ प्लांट्स होल्ड soil particles tight to prevent soil erosion। soil erosion के ज़मीनी कटाव, ठीक है, ये ज़मीन वहाँ से क्या होती है बह जाती है तो वहाँ पे फसलें वगैरह नहीं काश्त हो सकती। ठीक है, तो अब क्या है कि जितनी डिफॉरेस्टेशन इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ेगी, ठीक है, तो उतना ही क्या होगा सॉइल जो है ना ज़्यादा होगी। ज़्यादा दरख्त नहीं होंगे तो वो सॉइल पार्टिकल्स को सही तरह होल्ड नहीं करेंगे तो वहाँ पे सॉइल जो है ना खराब हो जाएगी। अब नासा क्या है, एक अदारा है जो एटमॉस्फेयर के बारे में बताता है इस तरह। ठीक है, क्या होगा, नासा क्या करता है, प्रिडिक्ट करता है एक करंट डिफॉरेस्टेशन प्रोसीड, अगर डिफॉरेस्टेशन होती रहे तो जो वर्ल्ड है उसमें फॉरेस्ट जो होते हैं जंगल खत्म हो जाएंगे कुछ 100 सालों तक या इससे ज़्यादा से तक। क्या होगा, अगर इसी तरह डिफॉरेस्टेशन होती रही तो दुनिया से दरख्त क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। अब इस डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्या होगा, प्रॉब्लम्स काज होंगी। जो मेन प्रॉब्लम है वो क्या होगी, सॉइल इरोजन, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट हमने पीछे देखा है, प्रॉब्लम्स क्या है इसकी, नंबर 1 है सॉइल इरोजन, नंबर 2 है ग्रीन हाउस इफेक्ट, नंबर 3 है एयर पोल्यूशन। ये तीन इसके जो मेन इफेक्ट हैं डिफॉरेस्टेशन के, वो इसकी ये प्रॉब्लम्स आएंगी। आगे हमारे पास है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। इससे जो अगला है
स्टेप हमारा आता है वो क्या है, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि जो ज़राए हैं हमारे पास, ठीक है, उनको हमने बचाना कैसे। यहाँ तक तो हमने ह्यूमन एक्टिविटीज़ के इफेक्ट्स पढ़े हैं इन्वायरमेंट पे। तो कौन कौन सा हमने देखा है, पहला हमने ग्रीन हाउस इफेक्ट पढ़ा था, एसिड रेन देखी है, फिर ओजोन की जो डिप्लीशन है वो, फिर डिफॉरेस्टेशन। अब इससे अगला आता है कि हमने इन रिसोर्सेज को बचाना कैसे है। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, इन रिसोर्सेज को हम कैसे सेव करेंगे। अच्छा, कंजर्वेशन क्या होती है, यहाँ पे कंजर्वेशन की डिफाइन बन जाएगी, कंजर्वेशन इज द प्रोटेक्शन एंड रिजर्वेशन ऑफ नेचर रिसोर्सेज इन एनवायरनमेंट, कि इन्वायरमेंट में जो कुदरती तौर पर पाए जाने वाले ज़राए हैं उनको बचाना, ठीक है, उनकी हिफाजत करना हम कंजर्वेशन कहते हैं इसको। क्या है, प्रोटेक्शन एंड रिजर्वेशन। ऑफ नेचर रिसोर्सेज, के कुदरती तौर पर पाए जाने वाले जो ज़राए हैं उनको प्रोटेक्ट करना और महफूज करना, उसको हम क्या नाम देते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट, इट्स कॉल्ड कंजर्वेशन। अब नेचर रिसोर्सेज के कौन कौन से हैं, अब इसमें ये जो आप पेज नंबर 48 खोलें, यहाँ पे जो लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ से बन रहा है, हाउ कैन वी कंजर्व अवर रिसोर्सेज एक्सप्लेन। तो ये यहाँ से आपका लगता है पेज नंबर 43 पे, यहाँ से आप निशान भी लगा लें, लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या है कि नेचर, यहाँ तक हमने देखा कि कंजर्वेशन होती क्या है। आगे, नेचर रिसोर्सेज आर दोज मटेरियल और कंपोनेंट्स विच आर फाउंड इन एनवायरनमेंट, ठीक है। अब नेचर रिसोर्सेज कौन से होंगे, कि वो वाले कंपोनेंट्स जो एनवायरनमेंट में कुदरती तौर पर पाए जाएंगे। अब उनमें से कुछ जो है वो एसेंशियल होंगे, मतलब ज़रूरी होंगे बचाव के लिए, और कुछ जो है वो ज़रूरी नहीं होंगे, मतलब थोड़े से उनके चाहिए होंगे, ठीक है। अब इनके लिहाज से जो रिन्यूएबल नेचर रिसोर्सेज वो भी हो सकते हैं, जो रिन्यूएबल, जिनको हम दोबारा बना सकते हैं। तो ये कौन से होंगे, रिन्यूएबल सोर्सेज। रिन्यूएबल सोर्सेज वो होते हैं जिनको हम दोबारा बना लेंगे, ठीक है, इनको नाम हम देते हैं रिन्यूएबल सोर्सेज का। ऑलमोस्ट दीज रिसोर्सेज आर प्रोड्यूस नेचुरली, ठीक है, कि वो वाले रिसोर्सेज जो नेचुरली कुदरती तौर पर प्रोड्यूस होंगे उनको हम रिन्यूएबल सोर्सेज का नाम देंगे। अब कौन कौन से हैं, सनलाइट होगी, एयर होगी, विंड, ठीक है। रिन्यूएबल सोर्सेज, that are produced naturally, that are reproduced naturally, इनको हम नाम देते हैं रिन्यूएबल सोर्सेज का। अब कौन कौन से हैं, सनलाइट, एयर एंड विंड, ये हमारे पास कौन से रिन्यूएबल सोर्सेज, जिनको हम दोबारा रिप्लेस करेंगे, रिप्रोड्यूस कर लेंगे। और कंटिन्यूसली अवेलेबल एंड देयर क्वांटिटी इज नॉट इफेक्टेड बाय ह्यूमन कंजम्पशन, क्या हम जितना मर्जी इनको यूज़ कर लें ये क्या दोबारा प्रोड्यूस होते जाते हैं। ये कौन से रिन्यूएबल सोर्सेज है, ठीक है। अब क्या है कि कुछ रिन्यूएबल सोर्सेज जो हैं वो डिप्लीट भी हो जाते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, ठीक है, लेकिन कुछ जो है वो दोबारा बन जाते हैं। जैसे कि क्या है, एग्रीकल्चर क्रॉप्स जो हैं, फसलें जो होती हैं, एक शॉर्ट टाइम फॉर रिन्यूअल, क्या है कि वो बहुत कम अरसे में दोबारा बनती हैं। वाटर टेक अ कंपैरेटिवली लॉन्गर टाइम, जो पानी है वो ज़्यादा लंबा सा लेगा, वाइल स्टिल अदर लाइक फॉरेस्ट टेक ओवर लॉन्गर टाइम, ठीक है। क्या है कि जो फसलें हैं वो कम अरसे में दोबारा बनेंगी, जो पानी है वो ज़्यादा टाइम लेगा, लेकिन जो फॉरेस्ट है वो सबसे ज़्यादा टाइम लेंगे। ये हमारे पास रिन्यूएबल सोर्सेज का हो गया। अब अगला है नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज।
अच्छा, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज वो होंगे जो क्या होगा, दीज आर फॉर्म्ड ओवर वेरी लॉन्ग जियोलॉजिकल पीरियड, कि बहुत लंबे अरसे तक जो बनते हैं। अब रिन्यूएबल का हमने देखा था कि जितना हम मर्जी यूज़ करते हैं वो दोबारा बनते जाते हैं, लेकिन ये जो नॉन रिन्यूएबल हैं ये दोबारा नहीं बनेंगे। ठीक है, मिनरल्स एंड फॉसल फ्यूल्स आर इंक्लूडेड इन दिस कैटेगरीज। ठीक है, क्या है कि जो बहुत लंबे अरसे तक बनेंगे के लिए बनेंगे उनको हम नॉन रिन्यूएबल का नाम देते हैं, और इनमें मिनरल्स वगैरह में मादनियात जो होती हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज that are formed over long period। ठीक है, क्या होंगे कि जो लंबे अरसे तक बने हुए होंगे। अब इनमें क्या है, मिनरल्स एंड फॉसल फ्यूल्स। मिनरल क्या होती हैं, जो ज़मीन के अंदर से हमें मादनियात मिलती हैं, उनको कहते हैं, एंड फॉसल फ्यूल्स। फॉसल फ्यूल भी ज़मीन के अंदर काफ़ी अरसे तक कोई दरख्त वगैरह या कोई जानदार हाई टेम्परेचर पे, एक हाई प्रेशर पे काफ़ी अरसे तक रहे, तो उसके बाद जो हमारे कंपाउंड मिलेगा उसको हम फॉसल फ्यूल का नाम देंगे। क्या है कि इनका जो रेट होता है फॉर्मेशन का वो बहुत स्लो होता है, मतलब कि लाखों साल लेते हैं इनको बनने में। ठीक है, अगर बहुत ऐसा मिलियंस ईयर पहले की बात करें तो उस टाइम के जो समुद्री जानवर वगैरह हो गए या जो दरख्त वगैरह ज़मीन के अंदर दफन हो जाते हैं, तो इतने लंबे अरसे का वो उनके ऊपर रिएक्शन होते रहते हैं, तो हमें जो रिजल्ट में प्रोडक्ट मिलेगा वो मिनरल और फॉसल फ्यूल होंगे। तो ये बहुत लंबा अरसा लेते हैं बनने के लिए। ठीक है, तो इनको हम इसी वजह से रिन्यू नहीं कर सकते। Mineral can be reused by recycling them, but coal, natural gas and petroleum cannot be recycled। ठीक है, मिनरल को हम कुछ अर्से के लिए रिसाइकल कर लेंगे, ठीक है, यूज़ कर लेंगे, लेकिन जो फॉसल फ्यूल है, मतलब पेट्रोल वगैरह, गैस, पेट्रोलियम हो गया, ठीक है, तो ये है, इनको अगर हम एक दफ़ा यूज़ कर लें इनको दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। आगे, वाई शुड वी कंजर्व द रिसोर्सेज। अब क्या है कि हम इन रिसोर्सेज को कंजर्व क्यों करते हैं? To ensure the protection of plant and animal species and to prevent the extinction। क्या होता है कि हम इनको क्यों, यहाँ पे क्वेश्चन बना हुआ है कि why we conserve the resources, कि इनकी हमें इनको महफूज करने की वजह क्या होती है हमारे पास। इसका क्या है, to ensure the protection of plant and animals, कि उनकी हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए, the protection of plants and animals, to maintain a stable balanced ecosystem। ठीक है, कि इकोसिस्टम को मेंटेन रखने के लिए, बरकरार रखने के लिए, to maintain stable ecosystem। तो ये उनको जो रिसोर्सेज है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए रीजंस होंगे। आगे, टू इंश्योर द कंजर्वेशन ऑफ मैरीन लाइफ। मैरीन लाइफ होती है जो समंदर में की जो लाइफ होगी या पानी की, ठीक है, तो क्या है कि उसको बचाने के लिए भी हम इन रिसोर्सेज को कंजर्व करेंगे। टू इंश्योर प्रोटेक्शन ऑफ मैरीन लाइफ, to ensure the function availability of resources to the generation, कि जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी उनके लिए हमारे पास जो कोई भी रिसोर्स है वो अवेलेबल होना चाहिए। ज़ाहिर है अगर हम इनको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो ये भी यूज़ होकर ख़त्म हो जाएंगे, तो नेक्स्ट जनरेशन के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, availability of resources for next generation।
अगला टू इंश्योर क्वाइटेबल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन एंड टू मेक द जनरेशन फॉर देयर सर्वाइवल। ठीक है कि जो फ्यूचर जनरेशन और जो प्रेजेंट वाली है अभी की और जो आने वाली जनरेशन है उनको उनकी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए भी हम इसको प्रिजर्व करते हैं। आगे कंजर्वेशन मेजर्स कि इनको हम मेजर कैसे करेंगे, कैसे इनको मापेंगे कि कितनी इनकी अमाउंट रहती है या कितनी यूज हो चुकी है। तो क्या वी कैन कंजर्व अवर रिसोर्सेज, हम इनको बचा सकते हैं इनडायरेक्टली थ्रू ह्यूमन पॉपुलेशन कंट्रोल। कैसे हम इसको करेंगे, इसलिए हमने देखा कि हम इसको प्रिजर्व क्यों करते हैं। अब है कि कैसे करेंगे। अच्छा, इनडायरेक्टली थ्रू ह्यूमन पॉपुलेशन कंट्रोल, क्या है कि ह्यूमन की जो स्टार्ट में हमने देखा था कि पॉपुलेशन के बढ़ने की वजह से होती है, ठीक है, जो प्रॉब्लम्स थी ह्यूमन की एक्टिविटी में, तो उसको हम क्या करेंगे, पॉपुलेशन को कंट्रोल करके कंजर्व कर लेंगे। एंड रिड्यूसिंग और एलिमिनेटिंग पोल्यूशन, रिड्यूसिंग वाला काम करना और एलिमिनेट भी काम करना ही है कि पोल्यूशन को कम करके और जो पॉपुलेशन है उसको कंट्रोल करके, बाय कंट्रोलिंग ह्यूमन पॉपुलेशन and reducing pollution। दूसरा बाय एजुकेटिंग द पीपल अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ नेचर रिसोर्सेज, कि नेचर रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करने के लिए लोगों को आगाही देनी पड़ेगी, उनको तालीम देनी पड़ेगी। बाय एजुकेटिंग द पीपल conserve nature sources। अच्छा, by promulgation of laws that covers the protective conservation of nature। ठीक है, हमें वो कानून बनाने हैं जो क्या करें, इसको नेचर को प्रोटेक्ट करने के लिए इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा ये खत्म हुआ। एक हमारा क्वेश्चन था, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ कैन वी कंजर्व अवर रिसोर्सेज एक्सप्लेन। तो ये कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज पेज नंबर 43 और जो 44 पेज का आधा पार्ट है, यहाँ तक ही आप लोग निशान लगा रहे हैं। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।